शुरुआत होती है इवेंजेलिन से, जो करीब 700 साल पुरानी वैम्पायर है। वो अपने लंबे लंबे जीने के तजुर्बे के बारे में सोच रही होती है। उसे लगता है कि इतना जीना भी एक तरह का बोझ है, क्योंकि वक्त आगे बढ़ता रहता है और जिनसे तुम प्यार करते हो वो सिर्फ यादों में बदल जाते हैं। फिर भी उसके मूड में थोड़ा बदलाव आता है जब वो तूता के बारे में सोचती है। उसका ख्याल आते ही उसे लगता है कि जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं और वो नए दिन के लिए शुक्रगुजार महसूस करती है। दूसरी तरफ तूता और उसके यार पेड़ पर छिपे बैठे होते हैं। उनका प्लान होता है कि जैसे ही इवेंजेलिन वहां से गुजरेगी वो उस पर अचानक हमला करेंगे और शायद जीत भी जाए। जैसे ही वो पास आती है सब कूदकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो कोई आम इंसान थोड़े ना है। एक जादुई बैरियर से सबको ऐसे धकेल देती है जैसे बच्चों का खेल हो। और फिर मालूम चलता है कि असल में वही उनकी टीचर है। वो क्लास को साफ बोलती है कि जो भी उसे हरा देगा वही गांव से निकलकर कैपिटल जा पाएगा, और इसी बहाने बच्चों को फिर से चढ़ा देती है कि देखो तुम सब फेल हो गए। फिर खुलासा होता है कि इवेंजेलिन सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि तूता की लीगल गार्जियन भी है। उसने तूता को बेटे की तरह पाला है, लेकिन फिर भी उस पर किसी तरह की रहमदिली नहीं दिखाती। तूता की नखरेबाजी भी वो ऐसे ही टाल देती है। क्लास के बाद एक और टीचर उसे समझाता है कि बच्चों पर इतना सख्त मत हुआ कर। पहले तो वो काट देती है, पर फिर धीरे से मान लेती है कि शायद उसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं। आगे सीन में तूता अपने दोस्तों के साथ चलता है और सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि अगली बार इवेंजेलिन को कैसे हराना है। अब उन्हें पता चल गया है कि वो मैजिक भी यूज करती है, तो उसी हिसाब से नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनका ड्रीम है कैपिटल पहुंचना और वहां की बड़ी टावर चढ़ना। तूता थोड़ी देर बाद ग्रुप से अलग हो जाता है, क्योंकि आज उसके मम्मी पापा की डेथ एनिवर्सरी होती है। वो कब्र पर जाकर उनसे बातें करता है, बताता है कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। हमें ये भी पता चलता है कि उस कार एक्सीडेंट में उसने अपनी सारी पुरानी यादें खो दी थीं। उसे अपने पुराने जीवन का कुछ याद नहीं है। शुक्र है कि इवेंजेलिन ने उसे अपनाया और बेटे की तरह पाला। इसके बाद वो अपने दादाजी की कब्र पर भी जाता है, और तभी उसे एक लाल बालों वाला बंदा दिखता है हाथ में स्टाफ लिए। वो बंदा उसे कहता है कि वो टावर की चोटी पर उसका इंतजार कर रहा है। तूता पूछने ही वाला होता है कि वो कौन है, लेकिन बंदा गायब हो जाता है। रात को तूता इवेंजेलिन से जादू सिखाने की भीख मांगता है, मगर वो साफ मना कर देती है। कुछ दिन बाद फिर से हारने के बाद तूता और उसके दोस्त मिस्टर ताचिबाना के पास पहुंचते हैं। वही टीचर जो पहले इवेंजेलिन को बच्चों पर नरमी दिखाने को कह रहा था। वो गुपचुप बच्चों को जादू सिखाने लगता है। सब वॉन्ड लेकर फायर स्पेल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तूता कितना भी कोशिश करे उसमें कुछ दम नहीं निकलता। तब ताचिबाना उसे एक खास ब्रेसलेट देता है जो जादू को ब्लॉक कर देता है। उसे कहता है कि बस किसी तरह इवेंजेलिन को ये पहना दे। बाद में तूता सोच में पड़ जाता है कि वो उसे कैसे यकीन दिलाए कि ये बस एक गिफ्ट है, लेकिन किस्मत से जब वो रास्ते में इवेंजेलिन को मिलता है तो वो बिना शक ये ब्रेसलेट पहन भी लेती है। अगले दिन जब वो पब्लिक में घूम रही होती है तभी तूता और उसके दोस्त अचानक अपना ट्रैप एक्टिवेट कर देते हैं। सब मिलकर मैजिक से उसे पकड़ लेते हैं। तूता भले ही खुद स्पेल सही से ना चला पाए, लेकिन दौड़ दौड़कर अपनी पूरी जान झोंक देता है। इवेंजेलिन मानती है कि उनका प्लान काफी चालाकी वाला था। ब्रेसलेट की वजह से उसका मैजिक सील हो जाता है और वो पूरी तरह डिफेंसलेस हो जाती है। बच्चे खुश होकर अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन तभी ताचिबाना असली रंग दिखाता है। वो अचानक सबको बेहोश कर देता है और फिर आसमान से मौत जैसी बारिश करता है, जादुई भाले सीधा इवेंजेलिन पर। अब उसके पास कोई डिफेंस नहीं होता और वो हर बार झेल लेती है। यही खुलता है कि ताचिबाना दरअसल एक बाउंड्री हंटर है जिसे उसे खत्म करने भेजा गया है। वो तलवार बनाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तूता पहुंचता है और अपनी लकड़ी की तलवार से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताचिबाना पलक झपकते ही उसके पीछे टेलीपोर्ट करता है और बिना दया किए उसकी बाह काट देता है। तूता सदमे में खड़ा रह जाता है और वो उसे निकम्मा कहकर नीचा दिखा देता है। जब ताचिबाना आखिरी वार करने के लिए तलवार उठाता है तभी इवेंजेलिन बीच में कूद पड़ती है और अपनी ही बाह से तलवार रोक लेती है। वो तूता को देखकर बोलती है कि उसका दिया हुआ गिफ्ट सच में उसे खुश कर गया था, और ये भी कहती है कि तूता और उसके दोस्तों की मेहनत काफी थी, वो उसकी नजर में पास हो गए हैं। लेकिन ये पल ज्यादा देर टिक नहीं पाता। ताचिबाना बिल्कुल ठंडी निगाह से उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, सब कुछ तूता की आंखों के सामने। तूता तो वहीं सुनने रह जाता है और उसके बाद ताचिबाना तलवार घुसा देता है तूता के शरीर में। तूता जमीन पर पड़ा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, मन में अफसोस भरा हुआ कि उसने कुछ हासिल ही नहीं किया। मरने को तैयार ही होता है कि तभी इवेंजेलिन अपनी गर्दन उठाकर बोलती है कि तूता भी अमर बन सकता है। अब फैसला उसी का है, अभी मर जाए या फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे उसके खून को पीकर। तूता कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या करे। लेकिन जब इवेंजेलिन वहीं गिर जाती है तो वो ज्यादा सोचता भी नहीं और झुककर जमीन पर बिखरे खून को चाट लेता है। इधर ताचिबाना तूता के दोस्तों को खत्म करने ही वाला होता है, तभी तूता अपनी कटी हुई बाहों उसी पर फेंकता है और पूरी जान लगाकर दौड़ पड़ता है। ताचिबाना तुरंत रिएक्ट करता है, जोर का धक्का मारकर उसे पीछे गिरा देता है और फिर धमाकेदार जादू से उस पर अटैक करता है, जिससे तूता धड़ाम से जमीन पर जा गिरता है। लेकिन जैसे ही उसका शरीर मिट्टी से टकराता है वो फिर उठ खड़ा होता है। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और पूरे शरीर से उफनती हुई एनर्जी होती है। वो सारा पावर अपने मुक्के में इकट्ठा करता है और ताचिबाना पर एक जबरदस्त पंच मारता है, इतना जबरदस्त कि ताचिबाना उड़कर पास खड़ी कार में जा धंस जाता है। इसके बाद तूता बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो इवेंजेलिन उसके पास बैठी होती है। वो उसे सब समझाती है कि क्या हुआ और साफ साफ बताती है कि अब वो भी अमर हो गया है। फिर वो अपना असली सच खोलती है और बताती है कि तूता के मम्मी पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें मारा गया था। मरने से पहले उन्होंने ही उससे गुजारिश की थी कि वो तूता की देखभाल करे।
ये कहते वक्त इवेंजेलिन रोने जैसी हालत में होती है क्योंकि उसे गिल्ट है कि उसने तूता को भी उसी अमर श्राप में धकेल दिया। लेकिन तूता नाराज नहीं होता, उल्टा वो उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रही। वो मानता है कि अमर जिंदगी सुनने में डरावनी लग सकती है, लेकिन कम से कम उसे उसके साथ जीने को मिलेगी। यहीं से दोनों फैसला करते हैं कि अब इस जगह पर रुकना सुरक्षित नहीं है, उन्हें कैपिटल की ओर निकलना होगा। तोता के पास एक और कारण भी है, वो रहस्यमय शख्स जिससे वो पहले मिला था, उससे मिलने की चाह। सफर शुरू होता है वीरान और टूटे फूटे इलाकों से होकर। चलते चलते तोता को एहसास होता है कि जापान की ज्यादातर आबादी खत्म हो चुकी है और लगभग 1/4 जमीन अब रहने लायक भी नहीं बची। सड़कों पर कोई इंसान नहीं, बस खालीपन और डरावनी शांति। कैपिटल पहुंचने और नए लोगों से मिलने का जो एक्साइटमेंट था वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। कहीं बीच में तोता थोड़ा ब्रेक लेता है और पास की झील में उतरकर तैरने लगता है। वो अपनी नई अमर जिंदगी के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक पानी में किसी से टकरा जाता है। सामने एक अजीब सा सीन, एक नग्न बंदा दिखता है और वो भी तलवार लिए। पहले तो तोता समझता है कोई लड़की है, लेकिन फिर शॉकिंग ट्विस्ट निकलता है कि वो दरअसल कुरामारू नाम का लड़का है, जिसका चेहरा इतना नाजुक है कि एकदम लड़की जैसा लगता है। पहली मुलाकात थोड़ी अजीब और खतरनाक होती है, लेकिन बाद में दोनों बात करने लगते हैं। कुरामारू बताता है कि वो एक अमीर खानदान से है जिनका ताल्लुक ग्रेट टावर से है। ये सुनकर तोता तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन माहौल अचानक बदल जाता है जब कुरामारू बताता है कि उसका असली मिशन इवेंजेलिन को मारना है। तभी उसे नोटिस होता है कि तोता की कोई परछाई नहीं है और ये पक्का संकेत है कि वो इंसान नहीं है। जैसे ही माहौल गर्म होता है, इवेंजेलिन खुद सामने आ जाती है। कुरामारू बिना सोचे समझे तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन इवेंजेलिन आराम से उसे रोक लेती है। फिर एक जोरदार मुक्का मारती है जो सीधे उसके शरीर को छलनी कर देता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। तोता वहीं हैरान खड़ा रहता है, लेकिन तभी कुरामारू का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तभी साफ हो जाता है कि कुरामारू भी अमर है। वो फिर से उठ खड़ा होता है और सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाता है, मगर इवेंजेलिन बीच में रोक देती है। बोलती है कि अगर फिर से लड़ना है तो पहले तोता को हराना होगा। कुरामारू पीछे नहीं हटता और पूरी ताकत से तोता पर टूट पड़ता है। तोता दिल से लड़ना नहीं चाहता, मगर अब उसके पास कोई चॉइस भी नहीं। दोनों की तलवारें टकराती हैं। इतनी तेज मारकाट चलती है कि खुद इवेंजेलिन भी इंप्रेस हो जाती है और आखिरकार कुरामारू एक साफ वार कर देता है और तोता का सिर ही अलग कर देता है। उसे लगता है कि अब तो खेल खत्म, लेकिन तोता हवा में उड़ते हुए अपना सिर पकड़ लेता है और ऐसे जोड़ देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और तुरंत ही एक ऐसा मुक्का मारता है कि कुरामारू बेहोश होकर गिर पड़ता है। बाद में कुरामारू इतना शर्म से दब जाता है कि तोता से कहता है कि उसे खत्म कर दे, लेकिन तोता उसे दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। इसके बाद दोनों हॉट स्प्रिंग में बैठे होते हैं। तोता लगातार माहौल हल्का करने और उससे घुलने मिलने की कोशिश करता है, पर कुरामारू फिर भी दूर दूर से रहता है। फिर तोता का दिमाग खराब होता है और एक बेवकूफ़ी भरा आइडिया निकालता है। चुपके से पहाड़ चढ़कर इवेंजेलिन पर जासूसी करेगा। कुरामारू साफ मना करता है, मगर तोता मानता कहाँ है। ऊपर पहुंचकर उसे एक छोटी सी सुनहरी बालों वाली बच्ची दिखती है और तभी समझ आता है कि असली इवेंजेलिन तो यही है, जो बड़ी वाली बॉडी बस दिखावा थी। फिर वो सबसे अजीब ट्रेनिंग चैलेंज फेंकती है। बोलती है कि अगर तोता उसका तौलिया छीन ले तो वो उसे अपना शरीर दिखाएगी। तोता को जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, उल्टा बोल देता है कि उसे फ्लैट चेस्ट पसंद ही नहीं, और बस अगली ही सेकंड उस पर बर्फ का हमला होता है। तोता धड़ाम से पहाड़ से नीचे गिर जाता है, लेकिन कुरामारू उसे पकड़कर उछाल देता है ऊपर की ओर। तोता हवा में ही तौलिया पकड़ लेता है और टेक्निकली जीत जाता है। मगर जब इवेंजेलिन सच में कपड़े उतारने लगती है तो तोता हाथ जोड़कर बोल देता है कि उसे बूढ़ी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। फिर क्या था, इवेंजेलिन उसे मिट्टी में रगड़ रगड़ कर पटक देती है। कम से कम इतना तो हुआ कि कुरामारू हंस पड़ता है और माहौल हल्का हो जाता है। आखिरकार वो भी मान लेता है कि अब वो उनकी टीम का हिस्सा बनेगा और इवेंजेलिन से ट्रेनिंग भी लेगा। अब ग्रुप पूरा होकर कैपिटल की ओर निकलता है। रास्ते में वो सोचते हैं कि शायद दुनिया में और भी अमर लोग हों। तोता के दिमाग में बड़ा आइडिया आता है, क्यों ना सब अमरों को इकट्ठा करके उनकी ताकत लोगों की मदद करने में लगाई जाए। इवेंजेलिन ये सुनकर हंस पड़ती है और बताती है कि उसने भी कभी यही सपना देखा था, बल्कि अपने एक दोस्त के साथ इसे सच करने की कोशिश भी की थी। लेकिन फिर अचानक काली कारों का काफिला उनके सामने आकर रुक जाता है। उनमें से हथियारबंद एजेंट निकलते हैं और इवेंजेलिन को सम्मान से झुककर प्रणाम करते हैं। तभी सच्चाई सामने आती है, तोता का जो सपना था वो पहले से ही मौजूद है और उसकी क्रिएटर खुद इवेंजेलिन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है युग होल्डर। इसके बाद सीन बदलता है। ग्रुप नाव से सफर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट बेस की तरफ जा रहा होता है। तोता का जोश आसमान छू रहा होता है। वो साफ दिखता है कि आने वाले समय के लिए कितना एक्साइटेड है। वहीं इवेंजेलिन अपने सबॉर्डिनेट कैरन से चुपचाप बात करती है। कैरन खुलकर बताती है कि उसे तोता बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी बचकानी हरकतें और बड़ों का रिस्पेक्ट ना करना उसे चिढ़ाता है। लेकिन इवेंजेलिन समझाती है कि तोता और कैरन दोनों ही इस टीम के सबसे ताकतवर मेंबर्स हैं, इसलिए दोनों को साथ काम करना सीखना ही होगा। बेस पहुंचने पर तोता की मुलाकात गेंगुरो और इक्को से होती है। वो उसे जगह घुमाते हैं और बताते हैं कि युग होल्डर अलग अलग किस्म के अमर लोगों, मैजिकल बींग्स और मॉन्स्टर्स का ग्रुप है। और फिर तोता और कुरामारू को बताया जाता है कि उन्हें पूरी तरह टीम में शामिल होने से पहले एक ट्रायल देना होगा।
7 दिन के अंदर उन्हें अपने अपने अपोनेंट पर कम से कम एक वार करना होगा। कैरन खुद आगे बढ़कर तोता से लड़ने की बात करती है, जबकि गैंगोरो कुरामारू को चुनौती देता है। ट्रायल शुरू होते ही तोता जोश में कैरन पर हमला करता है, मगर वो उसके हर वार को अपने हथौड़े से आसानी से रोक लेती है। उधर कुरामारू भी बार बार वार करता है, लेकिन गैंगोरो को छू भी नहीं पाता। थक हार कर दोनों बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये ट्रायल पास कैसे करेंगे। तभी उनकी नज़र एक वर्कर शोबू पर जाती है, जो कूड़े के बैग्स लेकर फिसल जाती है। दोनों मिलकर उसकी मदद करते हैं और वहीं दोस्ती हो जाती है। पता चलता है कि वो बस एक आम इंसान है जिसके पास कोई पावर नहीं। तोता मन हल्का करने के लिए शोबू की मदद करने लगता है। बर्तन उठाकर स्टोरेज एरिया तक ले जाते हुए उसे एक रहस्यमय आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे बुला रही होती है। वो उस आवाज़ का पीछा करता है और एक लंबे सीढ़ीदार रास्ते से होकर एक विशाल गुफा में पहुंचता है, जहां बीच में एक अजीब सी बिल्डिंग खड़ी है। अंदर जाते ही उनकी मुलाकात एक अस्त व्यस्त शराबी टाइप के बंदे से होती है, लेकिन असल में वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि जिन्बे हैं, यूक होल्डर का हाई रैंकिंग एजेंट। देखने में चाहे जिन्बे पूरा शराबी सा आलसी सा लगे, लेकिन असल में वो इवेंजलिन के बाद दूसरा सबसे ताकतवर मेंबर है। वो तोता को एक जादुई तलवार दिखाता है जिसे किसी लेजेंडरी विजार्ड ने बनाया था। तलवार एक बड़े पत्थर के घन में फंसी हुई होती है। जिन्बे कहता है, अरे ट्राई कर ले, वैसे भी तेरे पास कोई हथियार तो है नहीं। तोता पहले मना करता है, लेकिन फिर ट्राई करता है और समझ जाता है कि इसे निकालना नामुमकिन है। तभी जिन्बे इसकी हिस्ट्री बताने ही वाला होता है कि तोता को फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वो बताई हुई बात मानकर दोबारा जोर लगाता है और इस बार सच में तलवार बाहर निकाल देता है। पता चलता है कि आवाज उसी तलवार की थी। तलवार खुद को कुरोबो कहकर इंट्रोड्यूस करती है। वो तोता से बोलती है कि अकेले पड़े पड़े बोर हो गई थी, अब उसने अपना नया पार्टनर चुना है। जिन्बे को तो पहले से पता था, इसलिए वो आगे समझाता है कि इस तलवार की असली ताकत है वजन को कंट्रोल करना। जिस दिन तोता इसे मास्टर कर लेगा, क्लोज कॉम्बैट में कोई उसे रोक नहीं पाएगा। मगर ये आसान नहीं है, इसके लिए तगड़ी ट्रेनिंग चाहिए। तोता बिना सोचे समझे मान जाता है। फिर वो और कुरामारू दिन रात ट्रेनिंग में लग जाते हैं। बॉडी को मजबूत करना, हथियारों पर पकड़ जमाना और ट्रायल की तैयारी करना। ट्रायल वाले दिन कुरामारू और गैंगोरो आमने सामने होते हैं। कुरामारू पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन गैंगोरो हर बार को आराम से डॉज कर देता है। वो मानता है कि कुरामारू ने इम्प्रूव तो किया है, मगर उसकी मूवमेंट बहुत प्रेडिक्टेबल है। तभी गैंगोरो खुद अटैक पर आ जाता है और कुरामारू पर तगड़े वार करता है। हालत पतली होने लगती है, लेकिन कुरामारू को तोता की पुरानी फाइट याद आती है। वो भी रिस्क लेता है, खुद को कटवाने देता है, हाथ गंवाता है, लेकिन उसी मौके पर गैंगोरो को पकड़कर पीठ में वार कर देता है। ट्रिक काम कर जाती है और कुरामारू ट्रायल पास कर लेता है। दूसरी तरफ तोता और करन की भिड़ंत चल रही होती है। तोता कितनी भी कोशिश करे, करन उसके हर वार को ब्लॉक कर देती है। फिर भी एक टाइम ऐसा आता है जब तोता कुरोबो की वजन चेंजिंग पावर का सही इस्तेमाल करता है और करन को लड़खड़ाने पर मजबूर कर देता है। वो फिनिशिंग ब्लो मारने ही वाला होता है कि तभी पास में शिनोबू की चीख सुनाई देती है। अचानक कहीं से बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ गए थे और उस पर हमला कर रहे थे। तोता तुरंत फाइट छोड़कर भागता है, मगर करन उसे रोकती है और कहती है कि सही टाइम का इंतजार कर। वो मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है और तोता शिनोबू को सेफ जगह ले जाकर फिर लड़ाई में लौट आता है। इस बार वो तलवार का वजन 50,000 गुना बढ़ा देता है और आसमान से गिरते उल्कापिंड की तरह मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है। एक ही बार में सब खत्म। बाद में इवेंजलिन दोनों को कांग्रेट्स देती है और बताती है कि मॉन्स्टर्स शायद फैसिलिटी के लोअर लेवल से भाग निकले होंगे। टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए तोता 5 मिनट और मांगता है ताकि ट्रायल पूरा कर सके, लेकिन करन मना कर देती है। फिर खुद ही मान लेती है कि उसकी वो एक ठोकर भी टेक्निकली हिट गिनी जा सकती है। बस तोता पास हो जाता है। ट्रायल के बाद इवेंजलिन उन्हें पहला मिशन देती है। वही मॉन्स्टर्स जो उनकी वजह से भाग निकले, उन्हें जाकर मारना होगा। तोता और कुरामारू करन के साथ निकलते हैं। उनकी डेस्टिनेशन होती है डिस्ट्रिक्ट 21, जो कैपिटल ने पूरी तरह छोड़ दिया है, गरीबी और वीरानी में डूबा हुआ। वहां पहुंचकर टीम लोगों की मदद करने लगती है। वो एक ऑर्फनेज में टाइम बिताते हैं, जहां तोता आर्म रेसलिंग हार जाता है और उसे सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। बच्चे उसकी कुकिंग देखकर हैरान रह जाते हैं, सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतना अच्छा खाना बना सकता है। वहीं ऑर्फनेज चलाने वाली औरत से उन्हें पता चलता है कि रात को गुंडे आते हैं और धमकाते हैं कि सबको निकाल देंगे। इसी वजह से यूक होल्डर को बुलाया गया है। उधर तोता क्विक स्टेप नाम की मूव मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे उसकी स्पीड और पावर दोनों बढ़े। उसे लगता है कि उसने सीख लिया। तभी एक अनजान आदमी उड़ता हुआ आता है और एक ही वार में उसे दूर फेंक देता है। वो आदमी कहता है कि तोता सब गलत कर रहा है। तोता गुस्से में उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तब वो खुद को एक ट्रैवलिंग मार्शल आर्टिस्ट बताता है और तोता को हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाने का ऑफर देता है, लेकिन तोता मजाक में टाल देता है और बोलता है कि वो क्विक स्टेप तो सिर्फ इसलिए सीख रहा है ताकि करन को आर्म रेसलिंग में हरा सके। उसी ने उसे कहा था कि ये मूव काम आएगी। तो सीन स्टार्ट होता है उस रहस्यमयी बंदे से। वो अपनी पागलपन वाली स्पीड दिखाता है, हवा में ऐसे दौड़ता है जैसे ग्राउंड छू ही नहीं रहा हो। फिर खुद को काइटो या किटो जैसा नाम है बोलता है और कहता है कि तोता में पोटेंशियल है, इसलिए ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाता है। रात को तोता कुछ अलग ही खुराफात करता है, खाना पकाना और खाना भी सिर्फ पैरों से। उसके फ्रेंड्स सोचते हैं ये पूरा पागल हो गया है, लेकिन किसी अजीब वजह से ये जुगाड़ काम करता है। अगली सुबह उसकी स्पीड सच में बढ़ जाती है। हालांकि काइटो अभी भी बोलता है, नहीं रे, अभी भी सही नहीं है।
इसके बाद कई दिन तूता नॉनस्टॉप ट्रेनिंग करता है, हर काम पैरों से करता है ताकि कंट्रोल और बढ़े। उसी बीच काइटो किसी अंधेरे कोने में दो संदिग्ध आदमियों से मिलता है, देरी का कारण बताता है और अचानक पूरे वेयरवुल्फ में बदल जाता है। पता चलता है ये तीनों असल में इमॉर्टल हंटर्स हैं, जिनका मिशन है गांव को साफ करना। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट में गार्ड्स खड़े होते हैं। तभी अचानक शैलो जैसे मॉन्स्टर्स गन लेकर उन पर धावा बोलते हैं और सेकंड्स में उन्हें ठोक देते हैं। इसी टाइम करण नहा रही होती है और उस पर भी हमला होता है। लास्ट मोमेंट पर वो बैरियर खड़ा कर लेती है और अटैकर की गन छीनकर फायर कर देती है, लेकिन बंदा आसानी से ब्लॉक कर लेता है और तलवार लेकर चढ़ जाता है। फाइट शुरू होती है। करण डटी रहती है, उसे कुछ हिट्स भी देती है। बंदा उसकी गर्दन काट देता है, लेकिन करण पर असर नहीं होता। वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी करण एक जबरदस्त पंच उसके पेट पर जड़ देती है और उसे दबोच लेती है, मगर तभी वो छुपा हुआ हथियार निकालता है और सीधा उसके मुंह में गोली मार देता है। करण गिर जाती है और वहीं पहली बार उसका नाम सामने आता है चिया, और साफ बोलता है कि वो असली लड़ाई नहीं, बस टाइम पास करने आया है। इधर तूता एक छोटे से बच्चे रुकी के साथ कचरा उठा रहा होता है। तभी शहर से धुआं उठता देखता है। वही शैडो मॉन्स्टर्स अब गांव जलाना शुरू कर चुके हैं। 3 मॉन्स्टर्स सीधे रूकी पर टूट पड़ते हैं। तूता कूदकर उसकी रक्षा करता है और टाइम पर कुरामारू भी जुड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो सेट हो, पूरा गैंग आ जाता है, बाकी मॉन्स्टर्स और वो दोनों हंटर्स। तूता रूकी को भागने को कहता है और फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक काइटो बिजली की स्पीड में घुसता है और उस पर एंटी वैम्पायर सील लगा देता है। बस तूता तुरंत फाइट से बाहर। अब कुरामारू अकेले ही पूरे झुंड से भिड़ता है। वहीं दूसरी तरफ करण अभी भी चिया के साथ फंसी है। वो अपने शैडो पावर से उसे पकड़कर टॉर्चर करता है। कुरामारू बाहर जमकर लड़ता है। शुरुआत में तो आतिशबाजी जैसी मूव दिखाता है और फिर सीधा हल्ला बोल देता है। लड़ाई बहुत गंदी हो जाती है। कुरामारू खुद भी बुरी तरह कटता फटता है, एक हाथ खो देता है, लेकिन बदले में काइटो का हाथ भी काट देता है। दोनों ही इमॉर्टल हैं, तो झट से रीजनरेट हो जाते हैं और फिर से भिड़ते हैं। फिर काइटो क्विक स्टेप एक्टिवेट करता है और पागलपन वाली स्पीड में कुरामारू पर टूट पड़ता है। कॉम्बो इतना खतरनाक कि आखिरकार वो कुरामारू को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। उसका आधा शरीर जमीन पर पिन कर देता है, लोहे के साइन बोर्ड फेंक कर, ताकि वो हिल भी ना सके। वो स्पेल से फिनिश करने ही वाला होता है कि तभी रूकी बीच में कूदकर वार रोक देता है। उधर चिया करिन को लगातार टॉर्चर करता जा रहा है, मजे ले लेकर। कुरामारू अपनी जान लगा देता है, लोहे से जकड़े हुए भी छटपटाता है, क्योंकि अब रूकी कैद हो चुका है। तभी सच्चाई सामने आती है। ये दुश्मन अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि टावर के ऊपर बैठे लोगों के ऑर्डर पर गांव को खत्म करने आए हैं। मरने से पहले ही कुरामारू सब तोड़कर भागता है और रूकी को बचा लेता है, चाहे उसका शरीर अब भी आधा कटा पड़ा हो। और तभी तूता अचानक फिर से एंट्री करता है, सब हैरान। उधर करेन नॉनस्टॉप टॉर्चर झेलने के बाद आखिरकार अपना राज खोल देती है। उसकी अमरता दिव्य आशीर्वाद से जुड़ी है। उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती, तो वो अपनी स्ट्रॉन्गर फॉर्म निकालती है। आसमान में उठती है, पूरा शरीर रोशनी से चमक उठता है। चारों तरफ के शैडोज जलकर राख हो जाते हैं। फिर चिया पर बिजली जैसी तेज किक्स और पंचों की बारिश करती है और उसे बुरी तरह पीट देती है। तोता सामने खड़ा है, सब हैरान। वो बताता है कि पता नहीं कैसे उसने वो सील ही अब्सॉर्ब कर ली, खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा। दुश्मन समझ जाते हैं ये लड़का असली में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। नीचे देखता है तो दोनों हाथों पर काला आर्मर चढ़ा हुआ है, उससे कोई अजीब सी डार्क आभा निकल रही है। कुछ समझने का टाइम नहीं, सीधा फाइट में कूद पड़ता है। एक ही हिट में सबको उड़ाकर रख देता है। काइटो अगले ही सेकंड अटैक करता है, लेकिन तोता अपनी नई पावर से बचता है, काउंटर करता है और वेयरवुल्फ के साथ बराबरी की लड़ाई करता है। करेन भी अजुड़ती है और तभी काइटो असली रूप दिखाता है। तोता पूछता है, तू ये सब क्यों कर रहा है? काइटो कूल अंदाज में बोलता है, लड़ाई के लिए जीता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है क्यों है, बस सामने स्ट्रांग बंदा होना चाहिए। फिर दोनों वापस भिड़ते हैं, इतनी तेजी से कि आम लोग देख भी ना पाते। अब दोनों क्विक स्टेप के मास्टर हैं। फाइट का लेवल सीधा अनरियल हो चुका है। लड़ाई के बीच काइटो ऑफर देता है, चल मेरा असली स्टूडेंट बन जा। तोता फौरन मना कर देता है। गुस्से में काइटो अपनी स्पेशल मूव निकालता है, ब्लेजिंग पियर्सिंग जजमेंट। क्विक स्टेप से साउंड बैरियर तोड़कर तोता की छाती में भसकर उसका दिल निकालकर हाथ में ही कुचल देता है। ऊपर से सीलिंग स्पेल शुरू कर देता है, लेकिन तभी तोता की पीठ से काले पंख फटकर निकलते हैं। उसका शरीर टूटा हुआ दिल वापस जोड़ना शुरू कर देता है और साथ में से एनर्जी का जबरदस्त धमाका निकलता है। तभी दुश्मनों में से एक बूढ़ा पहचान लेता है, यह है अर्बा मैजिक। दुनिया में सिर्फ 2 लोगों के पास है और उनमें से एक है इवेंजलिन। ये अमरता का फाइनल सीक्रेट है, तगड़ी ताकत है, लेकिन रिस्क है कि ये जादू यूजर की आत्मा ही खा जाएगा। अब पूरा काबू डार्क पावर के पास है। तोता काइटो पर टूट पड़ता है, बेरहम पंचेस और हिट्स पे हिट्स। लगभग फिनिश करने ही वाला होता है कि अचानक हिचक जाता है, खुद से ही जूझने लगता है अपनी आत्मा बचाने के लिए। और तभी पूरी डार्क आभा उससे छिटक कर निकल जाती है। तोता बुरी तरह घायल थका हुआ रह जाता है। काइटो जो खुद पिट चुका होता है मान लेता है, ठीक है हार गया, लेकिन तोता जीत मानने से मना कर देता है। बोलता है ये लड़ाई असली में नहीं लड़ा। फिर दोनों तय करते हैं, चलो आर्म रेसलिंग से फैसला करते हैं। मैच के दौरान तोता समझाने की कोशिश करता है कि काइटो का नजरिया दुनिया को लेकर गलत है। आखिर में तोता सिर्फ अपनी प्योर विल पावर से उसे हरा देता है। काइटो जमीन पर पड़ा बोलता है, मार डालो। तोता कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। तभी वो बूढ़ा आदमी आता है, कहता है काम पूरा हो गया और काइटो को लेकर पोर्टल बनाकर चला जाता है।
गांव वाले चुपचाप देखते हैं कि उनके घर जल रहे हैं। अचानक इवेंजलिन आती है और पूरा गांव फ्रीज कर देती है। आग वहीं की वहीं बुझ जाती है। टीम फिर से इकट्ठा होती है। इवेंजलिन कुरामारू की फायरवर्क सिग्नल वाली मूव की तारीफ करती है, जिसकी वजह से वो टाइम पर पहुंच पाए। फिर दुश्मन थोड़ी देर के लिए वापस देखते हैं। बूढ़ा इवेंजलिन को पहचान लेता है और हैरान हो जाता है। इवेंजलिन अपना असली रूप दिखाती है और उसे नमस्ते करती है। बूढ़ा पोर्टल बनाकर काइटो के संग गायब हो जाता है। रात को गांव वाले दावत रखते हैं, हीरो टीम को खिलाते पिलाते हैं। उसी दौरान इवेंजलिन तूता से कहती है कि ये तो समझ में आता है कि तूने अर्बा मैजिक भी इनहेरिट किया, आखिर हमारे खून में ही है। लेकिन तभी परछाइयों में कोई रहस्यमयी आदमी तूता से ड्रोन से नजर रख रहा होता है। सीक्रेट बेस में सीन बदलता है। कुरामारू का एहसास होता है कि उसके दिल में कुछ चल रहा है। वो तूता के लिए फीलिंग्स पकड़ रही है और फिर जब तूता शिनोबू के साथ हंसता खेलता देखता है तो सीधा जलन शुरू। कुरामारू एक रात चुपचाप नहा रही होती है, सोचों में डूबी हुई। तभी करेन धड़ाम से अंदर घुसती है और उसे पूरे का पूरा एक्सपोज कर देती है। यहीं सच सामने आता है, कुरामारू दरअसल लड़की है। कोने में फंसी कुरामारू समझाती है उनकी क्लैन में बच्चे दोनों जेंडर लेकर पैदा होते हैं और 16 की उम्र पर चुन सकते हैं कि किस रूप में जिंदगी बिताएंगे। ये सुनकर करेन भड़क जाती है। मुक्के मारते हुए पूछती है, तो बता तू आखिर बनने क्या वाली है। करेन कुरामारू पर भड़क जाती है, कहती है लड़की ही बनी रहना ताकि तूता इवेंजलिन से दूर रहे। उसको साफ पता है कि कुरामारू के दिल में क्या चल रहा है। तभी इक्कू एंट्री मारता है और एक तगड़ा सोल्यूशन फेंक देता है। इसके बाद कुरामारू लड़की का रूप लेकर कुरियू के नाम से आती है और दिखावा करती है जैसे ये उसके कजिन हो। वो तूता से सीधा पूछती है कि चलो मुझे कैपिटल घुमाने ले चलोगे, और तूता बिना सोचे मान भी जाता है। दोनों शिनोबू से जेट्स की उधार लेकर निकलते हैं। रास्ते में एक अजीब सी लड़की बेस के नीचे घूमती दिखती है, लेकिन तूता उस पर ध्यान नहीं देता। दिन धीरे धीरे अच्छा बीतता है। कुरियू यानी कुरामारू तूता के साथ कैपिटल घूमती है और समझने लगती है कि ये दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। दोनों टावर पहुंचते हैं और तूता पूरा एक्साइटेड रहता है। वहीं कुरियू को लगने लगता है कि अब सच में कुछ हो सकता है। तूता बोल भी देता है कि लड़की में वो अच्छी लग रही है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक चियाओ आकर तूता को शैडोज में कैट कर देता है। उधर एक और भाड़े का तलवारबाज कुरामारू पर हमला करता है। वो लड़ती है मगर महसूस करती है कि लड़की वाले रूप में थोड़ी कमज़ोर है। लड़ाई में उसे धक्का पड़ता है और दोनों टावर से नीचे गिरते हैं। गिरते गिरते कुरामारू बेहोश हो जाती है और चियाओ उसे भी शैडोज में फंसा लेता है। डूबते हुए उसे तूता के साथ बिताए पल याद आते हैं और उसी से ताकत पाकर आखिरी दम पर शैडोज तोड़ देती है। वो चियाओ को सीधा मुक्का जड़ती है और तूता को बाहर निकाल लेती है, अब फिर से अपने असली मेल रूप में। तभी पुलिस आ जाती है और दुश्मन भाग खड़े होते हैं। बाद में कुरामारू तूता को सब सच बता देती है, लेकिन कुरियू वाली झूठी पहचान बनाए रखती है। वो बोलती है कि चाहे जो भी रूप चुने बस उसके साथ रहना ही काफ़ी है। लेकिन तूता कहता है कि कुरियू उसे बेहद आकर्षक लगी, यहाँ तक कि शादी के लायक। ये सुनकर कुरामारू का पूरा प्लान हिल जाता है। इधर कट होता है उस अजीब सी लड़की पर। उसका नाम किरी निकलता है। वो किसी सीक्रेट रिचुअल में लगी होती है। इक्को पूछता है क्या कर रही हो, तो वो बस कहती है कुछ बड़ा आने वाला है। बाद में तूता और कुरामारू टीम से मिलते हैं और यहीं तूता की पहली मुलाकात किरी से होती है। किरी आते ही हुक्म चलाती है कि अकेले में बात करनी है। वो उसे गली में ले जाती है और पूरा एटीट्यूड झाड़ते हुए कहती है कि उसने उसे बचाया क्यों नहीं। तूता हैरान रह जाता है और कहता है ये पहली बार देख रहा हूँ तुझे। लेकिन इससे पहले कि और कुछ कह पाता, अचानक कोई शैडो आता है और किर्री की गर्दन काट देता है। वो वहीं खून से लथपथ गिर जाती है और तूता समझता है कि ये काम फिर चियाओ का होगा। मरते वक्त किर्री उसका हाथ पकड़ने को कहती है और जैसे ही तूता पकड़ता है उसका पावर एक्टिवेट हो जाता है। अचानक पूरा दिन रीसेट हो जाता है। दोनों उसी सुबह पहुंच जाते हैं जब तूता कैपिटल जाने वाला था। तूता सोचता है ये सपना है, मगर किर्री समझाती है कि सब असली है। वो करेन और इको के साथ नाव पकड़कर फिर से सिटी निकल पड़ते हैं। क्रिप के दौरान किर्री ने सब कुछ अच्छे से समझाया। उसका जो रेत वाला रिचुअल है वो असल में ऐसे काम करता है जैसे गेम में सेव पॉइंट होता है। जब भी वो मरती है टाइम वहीं से पीछे मुड़ जाता है और अगर उस वक्त कोई उसे छू रहा हो तो वो भी उसके साथ टाइम में पीछे चला जाता है। इसी बात से वो चिड़ी हुई थी क्योंकि उस गली वाला सीन उसे बार बार झेलना पड़ा, लेकिन तूता को अपने साथ अब तक नहीं ला पाई थी। इस बार पहली बार उसने तूता को भी साथ में खींच लिया। उसने उसे सचेत किया कि कुछ बड़ा होने वाला है और उसका ही इसके बीच में रोल है। फिर सीन वापस उसी पहली मुलाकात पर शिफ्ट हो जाता है जहां किर्री तूता को गली में ले जाती है। वो उसे बताने लगती है कि टावर में हुई एक मीटिंग के दौरान उसने किसी से मुलाकात की थी, लेकिन नाम बताने से पहले ही चियाओ हमला कर देता है। इस बार वो उसे खत्म करने आया है, लेकिन तूता वक्त रहते वार रोक देता है। दूसरी बार हमला करने की कोशिश में तूता अपने हथियार कुरोबो को लाख गुना भारी कर देता है और चियाओ को इतना जोरदार मारता है कि वो सीधा आसमान में उड़ जाता है। इसके बाद किर्री बताती है कि टाइम रिवाइंड करने से पहले उसने देखा था कि तूता को एक आदमी पकड़ लेता है। उसका नाम था फेट एवरेस, दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर। उसने अकेले ही तूता की पूरी टीम को मिटा दिया था। मजबूर होकर किर्री को खुद को खत्म करना पड़ा ताकि टाइम रीसेट हो सके और दोबारा कोशिश कर पाए। तूता ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि फेट उसके पीछे क्यों पड़ा है। किर्री को भी नहीं पता।
लेकिन उसे इतना यकीन है कि अगर तूता पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। इतने में करेन और इकू भी आ जाते हैं और उन्हें भी असली में पता चल जाता है कि किर्री की ताकत है क्या। बाद में सब लोग ट्रेन में बैठकर डिस्कस करते हैं और तय करते हैं कि उसकी पावर सीक्रेट रखनी होगी, वरना कोई इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेगा। प्लान ये बनता है कि फेट को फंसाना है और उसे इतना देर तक रोकना है कि किर्री उसे भी बाकी सबके साथ अपने सेव पॉइंट पर खींच ले जाए। सबको अपना अपना रोल दिया जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। तभी तूता सोचता है कि एवेंजेलिन मदद क्यों नहीं कर रही। किर्री बताती है कि अगर वो पास होगी तो फेट तुरंत उसकी मौजूदगी महसूस कर लेगा और पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। उसी वक्त एक सुनहरे बालों वाली लड़की हुड पहनकर तूता से टकराती है और उसकी पीठ पर चुपके से कोई सील लगा देती है। तूता ध्यान ही नहीं देता और इंतजार करता रहता है। बाद में वो फेट के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है, तभी एवेंजेलिन का कॉल आता है। वो बताती है कि फेट कभी हीरो हुआ करता था और तूता के दादा नेगी के साथ और उसके साथ भी लड़ा था, लेकिन नेगी की मौत के बाद उसने रास्ता बदल लिया और दुनिया के खिलाफ हो गया। वो ये भी बताती है कि फेट तूता के पीछे उसी रिश्ते की वजह से है। आखिर में वो उसे चेतावनी देती है कि फेट की कोई भी बात पर भरोसा मत करना। अब तूता के दिमाग में सवालों का तूफान उठता है। शायद फेट का हाथ उसके माता पिता की मौत और उसकी खोई हुई यादों में है। जब वक्त आता है तो इकू सैटेलाइट ट्रैकिंग से फेट को ढूंढ लेता है और प्लान बनता है कि सही समय पर उस पर ऑर्बिटल लेजर से वार करेंगे। लेकिन जैसे ही तूता की नजर फेट पर पड़ती है, वो देखता है कि उसके गांव के दोस्त टावर घूमने आए हुए हैं और वो लोग टारगेट के बहुत करीब हैं। मजबूर होकर तूता लेजर शॉट रद्द करवा देता है। उसी दौरान फेट का एक साथी इकू पर हमला कर देता है और उसका हाथ काट देता है जिसमें कंट्रोलर था। फेट खुद तूता के सामने आकर कहता है कि उसे उसके बारे में, उसके दोस्तों और पूरी फैसिलिटी की हर बात पता है। वो धमकी देता है कि अगर तूता ने सहयोग नहीं किया तो वो बच्चों और सबको मार देगा, लेकिन तूता पीछे हटने के बजाय प्लान पर टिका रहता है। वो तलवार निकालता है और जोर से चिल्लाता है कि बिल्डिंग में आतंकवादी है, ताकि सब लोग अलर्ट हो जाएं। तभी करेन अचानक प्रकट होकर फेट पर वार कर देती है। तूता भी शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर कॉम्बो अटैक करते हैं, लेकिन फेट मैजिकल शील्ड से उसे रोक देता है। तूता गुस्से में अपनी तलवार पर तुरंत जबरदस्त वजन चढ़ा देता है और फेट की मैजिकल शील्ड तोड़कर सीधा तबाही मचा देता है। उसी वक्त इकू फिर से सैटेलाइट कंट्रोल में घुस जाता है और सीधा ऑर्बिटल लेजर फेट पर दाग देता है। ब्लास्ट लगते ही पूरी टीम मूव में आ जाती है। कुरोमारू और किर्री आखिरी फेज पूरा करने दौड़ते हैं। फेट लेजर की एनर्जी अब्सॉर्ब करने में झूल रहा होता है, तभी किर्री उसे पकड़ लेती है और उसके दो साथी भी उससे कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाकी को छूने मुड़ती है, उसका पूरा शरीर पत्थर बन जाता है। पूरा प्लान उसी वक्त धड़ाम हो जाता है और सबको समझ आ जाता है कि उनकी मेन प्लेयर आउट है। टीम पीछे हटने का सोचती है, मगर तूता हार मानने से इनकार कर देता है। फेट बुरी तरह घायल हो चुका था और उसकी ताकत भी कम हो गई थी। तूता को मौका दिखता है और भिड़ जाता है। तभी और भाड़े के सिपाही भी आ धमकते हैं और तूता की टीम के हर एक सदस्य से अलग अलग लड़ाई करने लगते हैं। सब अपने अपने जूझ रहे होते हैं और तूता अकेला फेट के सामने पूरी ताकत झोंक देता है। मगर फेट लेवल ही अलग का है, उसकी मैजिक परफेक्ट है और वो तूता के सारे फिजिकल अटैक ऐसे हैंडल करता है जैसे बच्चों का खेल हो। इसी बीच करेन उसे बताती है कि किर्री के हाथ पर कोई अजीब काउंटडाउन शुरू हो गया है। दोनों समझते हैं कि शायद यही चांस है, तो वो वक्त खरीदने लगते हैं। तूता फेट को उत्साहता है, वार बचाता है, बस टाइम काटता रहता है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होने वाला होता है, तूता अपनी तलवार का पागलपन वाला वजन डालकर फेट को जमीन में गाड़ देता है। फिर पीछे हटकर बाकी टीम से मिलता है और पोजीशन संभालता है। टाइमर 0 पर पहुंचते ही वो किर्री का हाथ पकड़ता है और उसकी पत्थर वाली हालत टूट जाती है। पूरी टीम उसके आसपास इकट्ठी हो जाती है, जबकि वो अभी भी फेट से चिपकी रहती है। फिर वो अपनी ताकत एक्टिवेट करती है और सबको, फेट समेत, सीधे अपने बेस के सेव पॉइंट पर टाइम रिवाइंड कर देती है। अब बेस में उनकी मुलाकात होती है एवेंजेलिन से। पूरे 20 साल बाद फेट उसे देखकर तिलमिला जाता है, लड़ने जैसा मूव लेता है, मगर अंदर से जानता है कि अब उसका खेल खत्म है। वो हार मान लेता है और बोलता है कि उसे छोड़ने के बदले हर किसी का एक सवाल जवाब देगा। जब तूता की बारी आती है तो फेट बताता है कि उसका असली मकसद तूता की ताकत का इस्तेमाल करके उसके दादा नेगी को वापस लाना है और साथ ही पूरे सोलर सिस्टम के हर इंसान को बचाना है। उसके पास तकरीबन 20 साल का टाइम है। तूता ध्यान से सुनता है, लेकिन फिर असली सवाल मार देता है, क्या उसने उसके माता पिता को मारा था? फेट हाँ बोल देता है। ये सुनकर तूता के अंदर का अंधेरा जाग जाता है और वो कहता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे फेट को धो डालना होगा। लेकिन तभी एक मैजिक सील उसके सामने बनता है और नेगी की आत्मा जैसी छवि दिखती है। दादा बताते हैं कि फेट पूरी तरह झूठा नहीं है, लेकिन पूरी तरह बुरा भी नहीं। उसके टेढ़े मेढ़े काम भी आखिरकार तूता की भलाई के लिए थे। इसी दौरान एवेंजेलिन कुरुमारू से टेलीपैथी में कहती है कि तूता के शरीर में जो डिवाइस फिट किया गया है उसे खोजो और तोड़ दो, वही ये इल्यूशन दिखा रहा है। कुरुमारू तुरंत वार करता है और तूता के कंधे से सील काट देता है। कनेक्शन टूटते ही वो आत्मा गायब हो जाती है और असली सच अधूरा ही रह जाता है। सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होते ही फेट निकल जाता है, लेकिन तूता के दिमाग में अब भी ढेर सारे सवाल रह जाते हैं। वो एवेंजेलिन से जवाब मांगता है, मगर वो कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक उम्रदराज सुनहरी बालों वाली औरत कुछ लड़कियों के साथ बेस पर आती है। वो एवेंजेलिन से मिलने की बात करती है और चाहती है कि तूता भी उनके साथ बैठे। आगे का सीन हल्का फुल्का हो जाता है। तूता शोबू के साथ चाय पी रहा होता है, तभी एक नई लड़की
मिजोरी धड़धड़ाकर घुस आती है और उसे लड़ाई के लिए ललकार देती है। बिना चेतावनी के वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसकी फैमिली औरतों को दबाने और मारने वाली रही है, और फिर सीधा घूंसा मारने आ जाती है। तूता वार रोकता है और पलटकर उसे खिड़की से बाहर उड़ा देता है। खुद भी कूदकर नीचे आता है और हवा में पकड़कर छत पर उतार देता है। वहां मिजोरी हंसते हुए बताती है कि ये तो बस टेस्ट था और अब से तूता उसका बॉयफ्रेंड है। तूता साफ इनकार कर देता है कि वो उसे जानता तक नहीं। लेकिन मिजोरी यही नहीं रुकती, अब वो पूरी जान लगा देती है तूता को पटाने में। कभी शोबू के कपड़े पहन लेती है, कभी खाना बना बनाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। ये देखकर बाकी टीम की लड़कियां जलने लगती हैं। असल में सबको तूता के लिए कुछ कुछ फीलिंग्स हैं, मगर वो चुप रहती हैं और सोचती हैं कि असली सीन चल क्या रहा है। तो सीन ऐसा है कि ईकू आराम से आकर लड़कियों को एक अजीब सा लव ट्रिक समझाता है। वो कहता है कि एक हॉट स्प्रिंग्स वाला जादू है, किसी की पीठ 50 बार धो दो तो वो पक्का तुमसे प्यार करने लगेगा। लड़कियां पहले तो शक में पड़ जाती हैं, लेकिन फिर सोचती हैं चलो ट्राई करने लायक तो है। इधर बेस के दूसरी साइड एवेंजलिन उस ब्लॉन्ड औरत से बैठकर बात कर रही होती है, जो असल में नेगी की ही पुरानी स्टूडेंट निकलती है। वो उसे बताती है कि तूता ने जो नेगी की स्पिरिचुअल इमेज देखी थी वो असली नहीं थी। असल में नेगी बहुत पहले कैद हो चुका था और उसकी कोई भी झलक तभी आती है जब उसका कैद करने वाला चाहे। दोनों मान जाती हैं कि तूता को अपना भाग्य खुद ही फेस करना होगा, चाहे कितना भी डर क्यों ना लगे। उधर हॉट स्प्रिंग्स में तूता ईकू के साथ बैठा होता है। ईकू जानबूझकर टाइम पास करता है ताकि लड़कियों को मौका मिल सके। इसी दौरान ईकू अपनी असली कहानी खोल देता है। भले ही वो बच्चा दिखता है, लेकिन असल में उसकी उम्र 72 है। 13 साल की उम्र में उसका शरीर कोमा में चला गया था और साइंटिस्ट्स ने उसका दिमाग एक रोबोट में डाल दिया था। कहीं ना कहीं उसकी असली बॉडी अब भी सोई हुई है। इतने में लड़कियां रेडी होकर मूव करने लगते हैं और हाँ, मिजोरी को भी वो ट्रिक पता चल ही जाता है। सबसे पहले करण आती है। वो जबरदस्ती तूता की पीठ धोने की कोशिश करती है, लेकिन किरी उसे धक्का मारकर बाहर कर देती है और फिर शुरू हो जाता है पूरा तमाशा। सब लड़कियां झगड़ते हुए बाथ में घुस पड़ती हैं, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक मारती है एवेंजलिन। वो अचानक वहां आ जाती है और आराम से बैठकर कहती है, चल तेरी पीठ मैं ही धो देती हूँ। धोते धोते वो आखिरकार माफी भी मांगती है कि पहले उसने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसका दिन बहुत खराब था। बाद में तूता और एवेंजलिन असली बातचीत करने डॉक पर मिलते हैं। वहां एवेंजलिन अपनी असली फॉर्म में आती है और सब सच खोल देती है। वो बताती है कि वो हमेशा से नेगी से प्यार करती थी और आज भी करती है, लेकिन तूता ने जो विजन देखा था वो पूरा नेगी नहीं था। 20 साल पहले नेगी ने लाइफ मेकर नाम के सबसे खतरनाक डार्क मेज को हराया था, मगर हारने के बाद उस मेज ने नेगी के शरीर को ही कब्जा लिया। तब से एवेंजलिन और फेट दोनों ही नेगी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बस रास्ते अलग अलग चुन लिए। यहीं तूता अपने माता पिता का जिक्र करता है। उम्मीद करता है कि एवेंजलिन बताएगी कि फेट ने सच कहा था या नहीं, लेकिन जो जवाब मिलता है वो तो दिमाग हिला देने वाला है। एवेंजलिन कहती है कि उसके माँ बाप कभी थे ही नहीं, वो पैदा नहीं हुआ था बल्कि बनाया गया था, सिर्फ 2 साल पहले नेगी के जेनेटिक डेटा से। मतलब वो सिर्फ कनेक्टेड नहीं है बल्कि असल में नेगी का क्लोन है। अगले दिन तूता ये पूरा सच कुरुमारू को बताता है। कुरुमारू पूरी कोशिश करता है उसे हिम्मत देने की, मगर तूता के चेहरे से साफ दिखता है कि वो अंदर से टूटा हुआ है। तभी मिजोरी कमरे में ऐसे घुसती है जैसे घर उसका ही हो। वो उसे कैपिटल चलने को कहती है और बोलती है कि मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट ज्वाइन करना उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस भुलाने का सही इलाज है। थोड़ी देर बाद दोनों शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में घूम रहे होते हैं, फाइटर्स को देख रहे होते हैं और उस माहौल का मजा ले रहे होते हैं। तूता पूरा चार्ज जाता है और एंट्री लेने निकल पड़ता है, लेकिन जाके पता चलता है कि सारे स्लॉट पहले ही भर चुके हैं। फिर भी वो मूड खराब नहीं करता और कहता है कि कोई बात नहीं, अगले साल सही। इसी बीच मिजोरी की परदादी अचानक प्रकट हो जाती है। वो तूता को 2 और पुरानी स्टूडेंट से मिलवाती है, तात्सुमिया और चाचीमारू। बिना किसी तैयारी के वो तूता को उठा ले जाती है और कहती है कि उससे जरूरी बात करनी है। मिजोरी गुस्से से जलती रहती है। उधर एवेंजलिन सुनती है कि उसका पुराना ग्रुप फिर से जुड़ रहा है और वो भी कैपिटल का रुख कर लेती है। वहीं तूता को एक क्लासरूम में ले जाया जाता है जहां कभी नेगी पढ़ाया करता था। वहां उसकी मुलाकात शियो नाम की आत्मा और दूसरी स्टूडेंट से होती है। सब मिलकर तूता को बताते हैं कि चाहे वो क्लोन ही क्यों ना हो, उनके लिए वो नेगी की असली विरासत है। अगर नेगी आज होता तो उसे असली पोता मानता, और सच कहें तो वो सब तो पहले ही उसे परिवार मान चुके हैं। माहौल इमोशनल हो जाता है और सब उसे गले लगा लेते हैं। तभी अचानक तात्सुमिया के पास टूर्नामेंट स्टाफ का कॉल आता है। उन्हें एक फाइटर की जगह तुरंत किसी और की जरूरत है। और अगले सीन में कट टू तूता की एंट्री। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तूता मैदान पर एंट्री मारता है। सामने खड़ा है एक हुड पहने रहस्यमयी फाइटर कटलेस।
घंटी बजते ही मैच शुरू होता है और दोनों पलक झपकते ही भिड़ जाते हैं। तूता तेजी से वार करता है लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि यह दुश्मन तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। साइड लाइन पर शियो और कुरुमारू के चेहरे उतरने लगते हैं क्योंकि कटलेस से निकलती खून की प्यास जैसी आभा साफ महसूस हो रही थी। उसी वक्त तात्सुमिया उस फाइटर से पूछताछ करती है जिसे चोट लगी थी और पता चलता है कि कटलेस ने उसे खुद मारकर उसकी जगह चुरा ली थी। मैदान पर तूता अभी भी जूझ रहा है। कटलेस न सिर्फ ताकतवर है बल्कि एलिमेंटल मैजिक से हर अटैक को चीर देता है और फिर वो तूता को सस्ता क्लोन बोलकर सीधा 2 हिस्सों में चीर देता है। भीड़ दंग रह जाती है मगर तूता हार मानने वाला नहीं, जमीन से उठता है, आंखें लाल और अंधेरी आभा चारों तरफ फैल जाती है। वो गुस्से में फिर टूट पड़ता है मगर कटलेस हर बार ऐसे रोकता है जैसे बच्चा खेल रहा हो। फिर आसमान से जादुई तलवारों की बारिश करता है जो तूता को जमीन से जकड़ देती हैं और उसकी मैजिक को भी बंद कर देती हैं। नीचे गड़े हुए तूता को वो बार बार नीचा दिखाती है, कहती है वो कभी नेगी के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन तभी दर्शकों में बैठे उसके दोस्त चिल्लाते हैं। उनकी आवाज़ सुनते ही तोता की ताकत फूट पड़ती है। वो जंजीरें तोड़ देता है और एक जोरदार मुक्का सीधा कटलेस के चेहरे पर मारता है, इतना जोरदार कि हुड उड़ जाता है और सबको दिखता है ये कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है। वो बस मुस्कुराकर कहती है कि काश उसके पास वक्त होता जो खेल खत्म कर देती, लेकिन टाइम खत्म हो गया है। उसी वक्त आसमान से खुद नेगी स्प्रिंगफील्ड उतरता है, कहता है कि वो तोता को अपने साथ ले जाने आया है। लेकिन तात्सुमिया और बाकी सब घबरा जाते हैं। उन्हें पता है ये असली नेगी नहीं, ये तो लाइफ मेकर का भेस है। नेगी तोता को समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया बचाने के लिए उसे चाहिए, लेकिन तोता मानता ही नहीं। माहौल गर्म हो ही रहा था कि एवेंजेलिन प्रकट होती है। वो बैरियर तोड़कर सीधे अरीना में घुसती है और सच्चाई खोल देती है। ये असली नेगी नहीं बल्कि लाइफ मेकर है। लेकिन उसके बोलते ही उसकी 2 पुरानी क्लासमेट्स आकर उसे जादू से जकड़ लेती हैं। तभी आसमान से एक विशालकाय आदमी कूदकर तोता पर हमला करता है। गनीमत है कि करन और कोरुमारू कूदकर वार रोक लेते हैं और किरी भी तलवार लिए पहुंच जाता है। दबाव बढ़ता जा रहा था लेकिन एवेंजेलिन जादुई कैद तोड़ देती है और टीम फिर से एकजुट होकर सामने खड़ी हो जाती है, तैयार लाइफ मेकर और उसके घुड़गों से भिड़ने के लिए। किरी थोड़ा टाइम खरीदने के लिए चालाकी से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने वाली टीम में एक लड़की दिमाग पड़ सकती है। वो तुरंत सबका भांडा फोड़ देती है कि किरी क्या सोच रही है। यही दुश्मन सच्चाई खोलते हैं कि तोता दरअसल नेगी और आसुना की जेनेटिक मटेरियल का पहला सफल फ्यूजन है। वो कोई आज़ाद इंसान नहीं बल्कि प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट है और अब वक्त आ गया है कि वो उनके साथ वापस चले। तोता साफ इनकार कर देता है। तभी हवा में एक अजीब आवाज गूंजती है और कहती है कि उसे चाहो या ना चाहो ले जाया जाएगा। एक काला पोर्टल खुलता है और तोता को खींचकर दूसरी दुनिया में फेंक देता है। जब वो आंख खोलता है उसका शरीर चमक रहा होता है जैसे कोई आत्मा। चारों तरफ अजीब नजारा और दूर एवेंजेलिन घायल पड़ी नजर आती है। वो उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन बीच में लड़खड़ा जाता है। तभी नजारा बदलता है और सामने आता है अल्बेरो इमा, वही मेज जिसने कुरुबो नाम की तलवार बनाई थी। कुरुबो तुरंत चेतावनी देता है कि इस पर भरोसा मत करना, ये तो एवेंजेलिन को भी मात दे सकता है। एल्बेरो कहता है कि उसका बस एक मकसद है, तोता को नेगी के साथ मिलाना। इसके लिए वो उसे अतीत दिखाने लगता है। विजन में तोता देखता है कि एवेंजेलिन कैसे उसके परदादा नागी स्प्रिंगफील्ड से प्यार करती थी। फिर सीन बदलकर नेगी के साथ उसका रिश्ता दिखाता है जब वो अभी भी उसकी स्टूडेंट था। एवेंजेलिन को हंसते मुस्कुराते देख तोता का दिल भर आता है। वो एल्बेरो का शुक्रिया करता है कि उसने ये सब दिखाया। लेकिन तभी एल्बेरो हंसकर कहता है ये सब झूठ था। सपनों जैसी दुनिया में जैसे ही एवेंजेलिन की परछाई तोता को देखती है वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए उसके पीछे से एक औरत आती है जो काले धुएं जैसी आभा में लिपटी होती है। वो उसे परछाइयों में जकड़ लेती है। उसी मौके का फायदा उठाकर एल्बेरो पीछे से हमला करता है और कई भाले तोता की पीठ में भोंक देता है। तभी वो औरत सामने आती है और अपना नाम बताती है, याल्दाबोथ, जिसे लोग द मेज ऑफ द बिगिनिंग या लाइफ मेकर कहते हैं। बिना कोई वक्त गंवाए वो अपनी ताकत से एवेंजेलिन को बीच से 2 हिस्सों में चीर देती है और एल्बेरो गुरुत्वाकर्षण को काबू में रखकर तोता को जमीन से जकड़े रहता है। तोता बुरी तरह जख्मी है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। वो जमीन पर घिसटते हुए एवेंजेलिन की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान याल्दा उसे कहती है कि अगर वो सच में एवेंजेलिन को बचाना चाहता है तो बस एक ही रास्ता है, उसे उसके साथ चलना होगा और अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा। किसी तरह तोता उसके पास पहुंचता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। आंसुओं से भरी आंखों से एवेंजेलिन उससे कहती है कि उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि कोई उसके साथ नीले आसमान के नीचे हमेशा हमेशा चले। वो एक अमर जिंदगी की तन्हाई का दर्द बयां करती है। ये सुनकर तोता वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसी वक्त वो याल्डा के अगले हमले से बच निकलता है और एवेंजेलिन को एक सुरक्षित जगह ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद एवेंजेलिन बताती है कि वे अब उस दुनिया में हैं जो पूरी तरह लाइफ मेकर की कल्पना से बनी है। यहाँ याल्डा कुछ भी कर सकती है, हकीकत को अपनी मर्जी से मोड़ सकती है। फिर भी एवेंजेलिन के पास एक आखिरी दांव बचा है। वो जादुई मोहरें बुलाकर एक मजबूत बैरियर बना देती है और फिर तोता के साथ मिलकर सीधा हमला करती है।
ये उम्मीद करते हुए कि इस बार शायद याल्डा को हराया जा सके। लेकिन लड़ाई जल्दी ही पागलपन में बदल जाती है। याल्डा बार बार अपना रूप बदलती रहती है, कभी खुद का चेहरा, कभी नागी और कभी नेगी का रूप ले लेती है, जिससे एवेंजलीन मानसिक रूप से हिल जाती है और उसका ध्यान टूटने लगता है। ऊपर से याल्डा अपनी भयंकर ताकत छोड़ देती है और तोता को कुछ ही सेकंड में बाहर कर देती है। तोता अचानक खुद को एक अजीब जगह पाता है जहां कई लड़कियां उसे पकड़कर एक लाल समंदर में डुबाने की कोशिश कर रही हैं। पहले तो वो घबरा जाता है और हार मानने लगता है। तभी एक नई लड़की आती है और उस मायाजाल को तोड़ देती है। उसका नाम है असुना। वो खुद को उसकी दादी बताती है और समझाती है कि जब याल्डा उसके दिमाग से खेल रही थी तभी उसे अंदर घुसने का मौका मिल गया था। असुना एवेंजलीन को भी हाथ हिलाकर हाय करती है, जो बाकी टीम के साथ उस माया से बाहर निकल चुकी होती है। याल्डा उसे देखती है और तुरंत वार करती है, लेकिन असुना आसानी से उसकी ताकत को काट देती है। फिर वो सबको बताती है कि भले ही उन्हें बहुत वक्त फंसा हुआ लगा हो, असलियत में असली दुनिया में 1 सेकंड से भी कम बीता है। इसलिए वो जल्दी से उन्हें दुश्मनों के बारे में सारी जानकारी देती है। वो तोता से कहती है कि उसके अंदर ही वो ताकत छिपी है जिससे याल्डा को हराया जा सकता है, लेकिन इसे खोलने के लिए उसे सिर्फ एक काम करना होगा। युद्ध में पूरे 37 सेकंड तक याल्डा के सामने टिके रहना होगा। अब साफ मंजिल नजर आने पर तोता और बाकी टीम तुरंत असली दुनिया में लौट आते हैं और बिना वक्त गंवाए आक्रमण शुरू कर देते हैं। सब अलग अलग होकर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और असुना की जानकारी की वजह से आसानी से छोटे मोटे दुश्मनों को मिटा देते हैं। इसी दौरान तोता किसी और पर ध्यान नहीं देता और सीधा लाइफ मेकर पर टूट पड़ता है। लड़ाई के बीच वो अपने दादा तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि उसे याल्डा के कब्जे से आजाद कर सके, लेकिन याल्डा अपनी असली ताकत दिखाती है और नेगी के शरीर से निकली हुई जबरदस्त शक्ति को एक ऊंची दीवार की शक्ल में छोड़ देती है, जो पूरी तरह मरी हुई आत्माओं से बनी होती है। जैसे ही हालात बिगड़ने लगते हैं, अचानक 2 तलवारें उस अंधेरे को चीरते हुए आ जाती हैं। इवांजेलिन और फेट वहां पहुंच चुके होते हैं टूटा की मदद करने के लिए। फेट तुरंत जादू करता है और टूटा को वो दिखाता है कि उसके दादा नेगी के असली रूप के पीछे क्या छिपा है। तभी चारों की आत्माएं आसमान में उठ जाती हैं और सीधे नेगी की सच्ची आत्मा से आमना सामना होता है। इसी दौरान फेट अपना पूरा प्लान सामने रखता है कि किस तरह लाइफ मेकर को रोकना है और दुनिया को बचाना है। नेगी सब सुनकर मान जाता है कि ये योजना सच में काम कर सकती है। नेगी को बचाने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन फिर भी थोड़े से बचे वक्त का फायदा उठाते हुए इवेंजलिन उसे कसकर गले लगा लेती है, उस हिस्से को पकड़कर जो अभी भी नेगी के अंदर बचा हुआ है। जाने से पहले नेगी टूटा को कुछ हौसला बढ़ाने वाले शब्द कहता है और अगले ही पल सब वापस धरती पर खींच लिए जाते हैं। वहीं पर लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। याल्डा इस बार नया रूप धारण कर लेती है जब फेट उसे पत्थर में बदलने की कोशिश करता है और वो बच निकलती है। फेट और इवेंजलिन दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन याल्डा उन्हें पलक झपकते ही हरा देती है। टूटा भी उसकी मार से बच नहीं पाता, वो उसे जोर से पटक देती है, लेकिन टूटा हार मानने की बजाय अपने अंदर की एक नई ताकत को जगाता है। उसका शरीर बदल जाता है और अब वो याल्डा की स्पीड और ताकत से बराबरी करने लगता है। दोनों सीधा आसमान की ऊंचाई तक उड़ जाते हैं और लड़ाई ऊपर जारी रहती है, जबकि नीचे जमीन पर उनके साथी याल्डा के चेलों से जूझ रहे होते हैं। हवा में लड़ाई के दौरान टूटा बुरी तरह पिट रहा होता है। लाइफ मेकर की जबरदस्त शक्ति उसे पूरी तरह दबा देती है और नीचे उसके साथी दुश्मनों से बुरी तरह पिस रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र शहर में हो रही तबाही पर पड़ती है। जगह जगह बर्बादी देखकर उसका दिल दहल जाता है और वो सोचने लगता है कि कितने मासूम लोग इस लड़ाई की चपेट में आ गए होंगे। गुस्से और अपराध बोध से भरा हुआ वो पूरी ताकत के साथ याल्डा पर टूट पड़ता है और जबरदस्त वारों की बरसात कर देता है। एक पल को तो लगता है कि अब टूटा का पलड़ा भारी पड़ रहा है, लेकिन तभी याल्डा का एक गुर्गा अचानक प्रकट होता है और एक विशाल तलवार से उसे सीधा आर पार कर देता है। टूटा जमीन पर गिर पड़ता है, लहूलुहान और टूटता हुआ। जैसे ही याल्डा उसे खत्म करने आगे बढ़ती है, किरी बीच में कूद जाती है और उसका वार रोक देती है। याल्डा कुछ पल रुकती है क्योंकि उसे पता होता है कि किरी की रीसेट करने वाली ताकत कितनी खतरनाक है। तभी माइंड रीडर लड़की सबके सामने किरी का राज खोल देती है कि वो टूटा से प्यार करती है। माहौल कुछ पल के लिए नरम पड़ जाता है, लेकिन तभी कटलेस अचानक पीछे से वार करती है और किरी को छुरा घोंप देती है। वो जबरदस्ती किरी का मुंह खोलकर उसका छिपाया हुआ दांत निकाल लेती है, जिसके अंदर उसकी आत्महत्या वाली गोली छिपी होती है। ये सब देखकर टूटा पूरी तरह आग बबूला हो जाता है और उसे बांधकर रखी जंजीरें तोड़ने लगता है, लेकिन किरी जो मुश्किल से जिंदा होती है उसे शांत होने को कहती है। वो समझाती है कि सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, उसे बस थोड़ा समय खरीदना था। और तभी ठीक समय पर सबके पैरों के नीचे एक विशाल जादुई मोहर उभरती है और पूरा ग्रुप अचानक किसी और जगह पहुंच जाता है। वहां पहले से नेगी के पुराने स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्होंने मिलकर एक बड़ा जाल बिछाया होता है ताकि नेगी को आखिरकार काबू में किया जा सके। सब मिलकर अपनी ताकत झोंक देते हैं, कोई आग का हमला करता है, कोई पानी का, कोई अपनी अनोखी तकनीकें चलाता है। लगातार टीम वर्क और हमलों से नेगी पर दबाव बनता जाता है। सीधे ताकत से तो वो नहीं गिरता, लेकिन धीरे धीरे नेगी अपने शरीर पर काबू पाना शुरू कर देता है। तभी आसुना प्रकट होती है और पूरे भ्रम को चकनाचूर कर देती है, सबको वापस धरती पर ले आती है।
वो नेगी के पास पहुंचती है और नेगी उसे तुरंत पहचान लेता है, ये साबित करते हुए कि वो अब भी अंदर जिंदा है। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकता। लाइफ मेकर फिर से नियंत्रण ले लेती है और मान लेती है कि इस लड़ाई में वो हार चुकी है। पर जाते जाते वो टूटा को कहती है कि अगर उसे रोकना है तो उसे ग्रेट टावर की चोटी पर आना होगा। ये कहकर वो तेज रोशनी की किरण में गायब हो जाती है। इधर जिनबे और बाकी एजेंट्स जैसे शोभू शहर में फंसे मासूम लोगों को बचाने में जुट जाते हैं। बाद में छुपे हुए बेस पर लौटकर टूटा आखिरकार इवेंजेलिन से अपने दिल की बात कह देता है। वो साफ साफ उससे शादी का प्रस्ताव रख देता है। उसका कहना होता है कि जब वो लाइफ मेकर की दुनिया में था तभी उसने तय कर लिया था कि वो हमेशा इवेंजेलिन के साथ रहेगा और उसे हर हाल में बचाएगा। लेकिन इवेंजेलिन उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। बहुत नरमी से लेकिन साफ लहजे में वो कहती है कि उसे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं, चाहे वो टूटा के लिए कितना भी क्यों ना सोचती हो। बाकी लड़कियां ये सब देख लेती हैं और तुरंत टूटा पर टूट पड़ती हैं। उसे खूब पीटती हैं कि उसने इतनी बेशर्मी कैसे कर दी कि सीधा शादी का प्रपोजल ठोक दिया। बाद में कुरामारू और बाकी लड़कियां हॉट स्प्रिंग्स में बैठकर गपशप कर रही होती हैं। बातचीत का विषय जाहिर है टूटा का पागलपन भरा प्रपोजल होता है। हर कोई अपने अपने दिल की बात खोलने लगती है कि वो टूटा के बारे में क्या महसूस करती है। माहौल हल्का फुल्का और मस्ती भरा होता है, लेकिन जैसे ही इवेंजेलिन वहां पहुंचती है सबकी एनर्जी बदल जाती है और उसके आते ही लड़कियां उस पर सवालों की बौछार कर देती हैं कि आखिर उसका टूटा से रिश्ता है क्या। तभी इवेंजेलिन को पता चलता है कि वो उसकी पहली मोहब्बत थी। यह सुनकर उसके अंदर कुछ गहरा टूटता है और उसके दिमाग में पुरानी यादें जोर से लौट आती हैं। उस वक्त वो मौत के कगार पर थी, जंग के मैदान में गिरी पड़ी थी जब एक ताकतवर चुड़ैल आई। इवेंजेलिन ने तो मरने की ख्वाहिश दिखाई थी, लेकिन उस चुड़ैल ने उसकी परवाह ही नहीं की। उसे जबरदस्ती एक तैरते हुए किले में घसीट लाई और वहां कैदी बनाकर रख दिया। सौदा सीधा था, अगर वो उसे लड़ाई में हरा पाती तभी आज़ादी मिलती। इवेंजेलिन बार बार उससे भिड़ी लेकिन कभी जीत नहीं पाई। फिर एक दिन उसे किले के अंदर एक लड़का सोता हुआ नजर आया। वही था टूटा। जैसे ही उसने उसे देखा उसका चेहरा खिल उठा और उसने उसे यूकी कहकर पुकारा, वही नाम जो धरती पर सब उसे कहते थे। पहले तो इवेंजेलिन उसे पहचान ही नहीं पाई। टूटा ने सोचा शायद वो किसी और की याद दिला रही है, इसलिए थोड़ा पीछे हट गया। बाद में उसने पूछा क्या वो इवेंजेलिन नाम की किसी को जानती है। ये नाम सुनते ही वो बुरी तरह भड़क गई और झल्लाकर बोली कि इवेंजेलिन बस कोई दूर की रिश्तेदार है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसी गुस्से के बाद वो थककर बेहोश हो गई। टूटा ने उसे खाना और सामान ला कर दिया, उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर मौका मिलते ही उसने टूटा की गर्दन में काट लिया और उसका खून पीने लगी ताकत पाने के लिए। पर टूटा ने विरोध करने की बजाय उसे पीते रहने दिया, देखते हुए कि वो कितनी तेजी से ठीक हो रही है। उसी पल उसे यकीन हो गया कि ये वही यूकी में है जिसे वो जानता है। वो सोचने लगा कि आखिर वो उसे क्यों नहीं पहचान पा रही। जब उसने उसका नाम फिर पूछा तो उसने बस इतना कहा, मेरा नाम किटी है। बाद में जब टूटा ने पेशकश की कि वो चुड़ैल को हराने में उसकी मदद करेगा, इवेंजेलिन अचानक गायब हो गई, उसे अकेला छोड़कर। 2 साल बीत गए। एक ट्रेनिंग के दौरान दोनों की फिर से मुलाकात हुई। बातचीत में इवेंजेलिन ने जल्दी नोटिस किया कि टूटा आम इंसान नहीं है। उसके अंदर तो उथल पुथल करने वाली ऊर्जाएं टकरा रही थीं। उसे लगा कि शायद उसकी सारी ट्रेनिंग सिर्फ उसी अराजक ताकत को काबू करने के लिए ही थी। उस पल से उसने उसकी मदद शुरू कर दी ताकतवर बनने में। लेकिन जैसे ही वो आया था वैसे ही फिर से गायब हो गया। 4 साल बाद जब वो लौटा तो बेहद ताकतवर हो चुका था, मगर कसम खाता रहा कि उसके लिए तो बस एक हफ्ता ही बीता है। एक रात इवेंजेलिन सो गई और अपने परिवार का सुखद सपना देखने लगी, लेकिन वो सपना जल्दी ही डरावने दुष्सपना में बदल गया। टूटा ने उसे जगाया और कहा कि वो उसकी फिक्र कर रहा था। लेकिन चीजें अजीब हो गईं जब इवेंजेलिन ने पूछा कि क्या उसने उसका सपना देखा। जब टूटा ने हाँ कहा तो वो भड़क गई और उस पर टूट पड़ी। उसके जादू से पूरा किला हिल गया। आखिरकार टूटा ने उसके हाथ पकड़ लिए और साफ साफ इजहार कर दिया कि वो उससे प्यार करता है। उसने कहा कि वो उसके साथ रहना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है और उसका कर्ज उतारना चाहता है। उसकी ये सच्चाई सुनकर इवेंजेलिन पूरी तरह हिल गई। लेकिन तभी टूटा को एहसास हुआ कि अतीत वाली इवेंजेलिन से प्यार का इजहार करना कोई मतलब नहीं रखता। ये सोचते ही उसने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इवेंजेलिन गुस्से में फट पड़ी और फिर से हमला कर दिया। फिर भी टूटा पीछे नहीं हटा। वो बार बार कहता रहा कि वो एक बेहतर भविष्य डिजर्व करती है, दोस्तों से भरी, मोहब्बत से भरी और खुशियों से भरी जिंदगी। इवेंजेलिन वही पुरानी बात दोहराती रही कि उस पर अभिशाप है और उसे हमेशा हमेशा अकेले, खाली और प्यार से दूर जीना होगा। लेकिन टूटा चिल्ला के कहता है कि नहीं, उसके पास भी ये सब हो सकता है। इवेंजेलिन पूछती है कि क्या वो ये कहना चाहता है कि वो उसके साथ मोहब्बत पाएगी। टूटा मुस्कुरा के कहता है नहीं, और फिर मजाकिया अंदाज में बोलता है कि उसका असली प्यार तो एक लाल बालों वाली लेजेंड है। सीधा नेगी की तरफ इशारा करता है। वो पल इवेंजेलिन के लिए साफी का होता है। उसे समझ आता है कि दोनों अलग अलग टाइमलाइन से हैं, फिर भी उनकी राहें आपस में टकरा रही हैं। वर्तमान में लौटकर इवेंजेलिन सब सोचती है और मानती है कि वो हमेशा सही थी, लेकिन उन्हें दोबारा मिलने में 500 साल लग गए। आने वाले दिनों में टूटा और उसकी टीम फिर से अपने मिशनों में लग जाती है। इस बीच किरी के दिल में उथल पुथल चालू हो जाती है। टूटा के लिए उसकी भावनाएं उसे अंदर से तोड़ने लगती हैं। वो सोचने लगती है कि उसका और बाकी लड़कियों का रिश्ता अलग है। वो उसके लिए खाना नहीं बनाती, उसका ख्याल नहीं रखती, उसके साथ वक्त भी कम बिताती है। ये सोच सोच कर उसका दिल बैठने लगता है कि आखिर वो उसके लिए मायने रखती भी है या नहीं। ध्यान भटकाने के लिए वो स्टॉक मार्केट देखने लगती है ताकि अपने मन को शांत कर सके।
तो सीन ऐसा है कि लड़की बैठी हुई थी, अपना पूरा ध्यान लगाकर सब कर रही थी। तभी अचानक तूता और मिजोरी धड़ाम से अंदर घुसते हैं। बोले चल चाय नाश्ता कर। अब बेचारी का पूरा फोकस ही गड़बड़ा गया और इसी चक्कर में उसका बड़ा सा पैसा साफ हो गया। जैसे ही उसे बात समझ आती है वो झट से चाकू उठा लेती है कि खत्म कर दे खुद को, ताकि उसकी टाइम रीसेट वाली पावर एक्टिवेट हो जाए। तूता और मिजोरी तो डर से हिल जाते हैं, झगड़ झगड़ के किसी तरह चाकू उसके हाथ से छीन लेते हैं। लेकिन वो भी चालाक थी, तुरंत अपना बैकअप प्लान निकालती है और मुंह में छुपाई इमरजेंसी गोली चबा लेती है। इसी धक्का मुक्की में तीनों फिसल जाते हैं और वो सीधे तूता के ऊपर गिरती है। ऊपर से गलती से किस भी हो जाता है। दोनों की हालत खराब। लड़की तो शॉक्ड होकर झट से उठ जाती है शर्म में। तभी पता चलता है कि मिजोरी हवा में अटका हुआ है, बिल्कुल फ्रीज्ड। तूता सोचता है कि कोई मैजिक हुआ है, लेकिन लड़की समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। उसकी मौत से टाइम रीसेट हुआ ही नहीं, उल्टा दोनों जिस जगह घिरे थे वही उसका सेफ पॉइंट था जो चकनाचूर हो गया। मतलब टाइम एकदम फ्रीज हो गया और सब लोग मूर्तियों जैसे जमे पड़े हैं। तूता तो खुश है कि शायद कोई नई पावर अनलॉक हो गई, लेकिन लड़की समझाती है कि अब वो फंस चुके हैं और उसे खुद नहीं पता कैसे ठीक होगा। अब टाइम रुका हुआ है तो तूता मौका देखकर धड़ाधड़ ट्रेनिंग करता रहता है और लड़की पूरी तरह परेशान होकर जवाब ढूंढने लगती है। इसी बीच दोनों के बीच क्लोजनेस भी बढ़ जाती है। एक दिन तूता दिल से बोल देता है कि वो उसे अपना सेवियर मानता है, जिसने ना सिर्फ लड़ाइयों में बल्कि इमोशनली भी उसे संभाला है। ये सुनकर लड़की का दिल हल्का हो जाता है और पहली बार उसे लगता है कि हाँ, वो उसकी लाइफ में जरूरी है। लेकिन बाद में जब वो देखती है कि तूता कितनी नरमी से एवेंजेलिन का ख्याल रख रहा है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि साफ दिखता है कि तूता की असली फीलिंग्स कहाँ हैं। 4 महीने गुजर जाते हैं, टाइम अब भी रुका हुआ है। तूता लगातार ट्रेनिंग करता रहता है और लड़की बार बार टूटती रहती है। वो रोती है, निराश हो जाती है। तब तूता उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान वो कैजुअली बोल देता है कि टाइम फ्रीज होने से अब वो टावर चढ़ के अपने दादाजी से मिलने जाने का सोच रहा है। ये सुनकर लड़की पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि तूता उसे कभी भी छोड़ देगा। रोते रोते पूछती है कि क्या वो उससे नफरत करता है, और तूता खामोश रह जाता है। रात को दोनों एक ही कमरे में सो रहे होते हैं। लड़की धीरे से उसके बिस्तर में चली आती है और कहती है कि अकेलापन लग रहा है, नींद नहीं आ रही। तूता भी मना नहीं करता। दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने इतने कमजोर हो जाते हैं। उसी पल तूता कह देता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। लड़की का दिल शांत हो जाता है। सुबह उठते ही उसके दिमाग में आइडिया आता है कि शायद किस करने से टाइम रीसेट हो जाए, क्योंकि पूरा झंझट उसी पहले किस से शुरू हुआ था। वो हिम्मत करके फिर से टूटा को किस करती है और तभी बूम, मिजोरी अचानक हिलने लगता है और पूरा बेस फिर से चल पड़ता है। टाइम अनफ्रीज हो जाता है। कुछ दिन बाद कैरन ऑफिस जाती है और टेबल पर पड़े चॉकलेट खा लेती है। थोड़ी देर बाद टूटा भी वैसा ही करता है। उसी दिन शाम को सब एजेंट्स शहर में आए हुए नए गेस्ट्स को हैंडल करने में लग जाते हैं, क्योंकि अब उनका ये इन बना हुआ बेस अचानक बहुत पॉपुलर हो गया है। इस काम में टूटा, कैरन और शोबू सब साथ काम करते हैं। लेकिन ब्रेक के दौरान अचानक टूटा कैरन के पास जाता है और साफ साफ बोल देता है कि वो उससे प्यार करता है, उसे अपने साथ चाहिए और उसकी ताकत ही उनके दुश्मनों को हराने की चाबी है। कैरन सुनते ही लाल हो जाती है। दिल से चाहती तो वही है, लेकिन जुबान से बोल नहीं पाती। जैसे ही कैरन कुछ बोलने वाली थी, तभी एवेंजेलिन अंदर आ जाती है। आराम से पूछती है क्या हो रहा है। अब टूटा अचानक पागलपंती में भागता है और वहीं उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एवेंजेलिन बिना सोचे समझे उसे ऐसा लात जमाती है कि बेचारा सीधा उड़ जाता है। इसके बाद वो कैरन को समझाती है कि उसने उसकी टेबल पर जो चॉकलेट छोड़ी थी उसमें असली में ट्रूथ सिरम मिला हुआ था। मतलब जिसने खा लिया वो अगले 12 घंटे झूठ बोल ही नहीं सकता। ये सुनकर कैरन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने तो पहले ही एक खा लिया था। अब उसके मुंह से बिना सोचे संभाले सब कुछ निकलने लगता है, यहाँ तक कि वो एवेंजेलिन को अपने सारे मन के राज भी बोल देती है। डर के मारे वो तुरंत भागती है ताकि टूटा को रोक सके, वरना वो और बड़ी बेवकूफियां करेगा। उधर टूटा तो फुल ऑन रोल पे है। इधर उधर भाग भाग कर हर लड़की को जाकर बोल रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सब कंफ्यूज हो जाते हैं और कैरन पीछे पीछे भागती है डैमेज कंट्रोल करने। हालत तब और बिगड़ जाती है जब वो लड़कियों के बाद लड़कों और यहाँ तक कि गेस्ट्स को भी अपना प्यार जताने लगता है। आखिरकार एवेंजेलिन तंग आकर एक जादू से उसे दूर किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती है। अब नया सीन। टूटा और कैरन खुद को एक अजीब डायमेंशन में पाते हैं, जैसे बच्चों को सजा दी गई हो। कैरन जी जान से कोशिश करती है कि अपने असली फीलिंग्स ना बताए, लेकिन टूटा सामने बैठकर एक एक करके बताने लगता है कि उसे कैरन में क्या क्या पसंद है। कैरन टूटने वाली होती है लेकिन खुद को रोक लेती है और उल्टा भाग जाती है। बोलती है कि उसका प्राइड उसे प्यार करने नहीं देगा। टूटा पीछा करता है। कैरन अचानक जादू से कपड़े बदल लेती है, जैसे वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच गए हों। दोनों की लड़ाई लंबी चलती है और आखिर में टूटा अपनी एबिलिटी यूज करके उसके कपड़े गायब कर देता है। कैरन वही शौक में जम जाती है और उसी वक्त टूटा फिर बोलता है कि वो सच में उससे प्यार करता है और चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ लड़े। कैरन टूटकर मान लेती है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। वो कन्फेस करती है कि उसने पहले एक मास्टर को धोखा दिया था, जिससे वो एवेंजेलिन से भी ज्यादा मानती थी। उस धोखे के बाद उसने खुदकुशी करनी चाहिए, पर तभी पता चला कि वो अमर है और भगवान से मुंह मोड़ने की सजा उसे ये श्राप मिला। वो बोलती है कि ये दुनिया कॉन्ट्रडिक्शंस और दर्द से भरी है और उसे अब तक समझ नहीं आता कि एवेंजेलिन क्यों एक फ्लॉड क्लोन जैसे टूटा की इतनी परवाह करती है। टूटा पूरा दिल से जवाब देता है कि ये सब सुनने के बाद भी वो उससे प्यार करता है। वो दर्द की जगह पॉसिबिलिटीज की बात करता है।
कहता है कि उनकी अमर जिंदगी को वो दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उससे कहता है, मेरे साथ चलो, मेरा सपना पूरा करने में मेरा साथ दो। कैरेन बहुत कोशिश करती है कि कुछ और ना बोले, खुद को दबाती है, लेकिन तभी पूरा इल्यूजन टूट जाता है और दोनों वापस इवेंजेलिन के सामने खड़े होते हैं। इवेंजेलिन तब असली बम गिराती है। वो चॉकलेट तो ड्रग्ड थी ही नहीं, जो कुछ तुमने कहा वो सब असली फीलिंग्स थे। कैरेन वहीं चुपचाप शॉक में खड़ी रह जाती है और धीरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कैरेन हॉट स्प्रिंग्स में बैठी होती है, कीरी के साथ टूटा की बातें कर रही होती है। तभी मिजोरी और शोबू टूटा को घसीटते हुए वहां ले आते हैं। उनका वही पुराना प्लान, उसे जबरदस्ती 50 बार पीठ धोना है। आते ही कपड़े उतारकर उसे सीधे टब में फेंक देते हैं। बेचारा टूटा सीधे कैरेन और कीरी पर गिरता है और गलती से दोनों को छू भी लेता है गलत तरीके से। गुस्से से दोनों लड़कियां उसे जमकर कूटती हैं और सीधे आसमान में उड़ा देती हैं। तो भाई लोग, मजा आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक ठोक दो और कमेंट में बताओ अगला पार्ट किस